तो कहाँ पे पढ़ रहे थे हम? सर प्लांट किंगडम होगा। एक मिनट, थोड़ा वॉल्यूम कम लग रहा है, मुझे लग रहा है कम लग रहा है। हाँ अब बोलो। सर प्लांट किंगडम होगा। प्लान किंगडम होगा। ओके, तो एक मिनट जरा मार्कर फिलअप करूँ। अच्छा, प्लांट किंगडम। तो इसके पहले हमने क्या देखा हुआ है कि जो विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, उसमें बच्चे दिख रहा है क्लियरली? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। हाँ सर। जो 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है विटेकर का, ठीक है, उसमें आपने मुनेरा देख लिया, प्रतिष्ठा देख लिया, पंजाई देख लिया, पंजाइट एनिमेलिया चैप्टर को सेपरेट कर दिया, तो आपका चैप्टर है प्लांट किंगडम। ओके, यस सर। बाकी सारी चीजें जो बेसिस थे विटेकर के, ध्यान में रखना, उसका जो बेसिस है उससे क्वेश्चन बहुत आराम से बना लेता है, कई बार पूछा जा चुका और हर बार एक नए तरीके का क्वेश्चन उसके बेसिस से तैयार हो जाता है, तो उसको याद रखना, ठीक है। हम प्लांट ही पढ़ने जा रहे हैं। तो एक्चुअली जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे विद टाइम कई टाइप के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ट्राई कर चुके थे, ठीक है। कई टाइप के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से मतलब ये है कि वो जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उनमें कितनी होमोजेनिटी है, टाइम के साथ में वो किस तरह से चेंज हुए हैं। तो जनरली हम 3 टाइप्स में उन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, तो हमको उनको पहले देखना है, ठीक है। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में बताया हुआ है, तो सबसे पहले हम उन टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, अब मैंने बताया कि ये जनरली या ब्रॉडली आप बोलो इसको कितने कैटेगरी पे डिवाइड कर दिया गया, टाइम के साथ, ठीक है। जो सबसे पहले आया वो किस टाइप का क्लासिफिकेशन था, उसके बाद में किस टाइप का आया, फिर लेटेस्ट कौन सा आया। तो जो सबसे प्रिमिटिव है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप पूरा लिख लेंगे तो साथ में लिखा होगा, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये 3 सिस्टम ऑफ
क्लासिफिकेशन ब्रॉडली आए, कुछ और भी हैं उनको भी मैं डिस्कस करूंगा, और वो क्यों आए वो भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो अगर आप जो है क्या कहते हैं सिर्फ फ्यू कैरेक्टर्स को लिखे, ठीक है, ये लिखे क्लासिफाई कर देते हो जैसे लीनियस ने किया हुआ था, तो वो सिस्टम में क्या होगा, उसमें होमोजेनिटी नहीं रहेगी, ठीक है। उन तुमने देखा होगा कि मैंने जो लीनियस का सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, उसमें बहुत सारे उनके कुछ ड्रॉबैक्स लिखाए थे कि नहीं, कि प्रोकैरियोट्स जो है यूकैरियोट के साथ Yes, में आ sir. गया, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप्स के साथ में आ गया, ये सब उसके ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को आपने जो है क्या कहते हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के साथ रखा हुआ है, तो उससे होमोजेनिटी खत्म हो गई, ठीक है, उससे होमोजेनिटी खत्म हो गई। तो जब इस तरह का होता है कि सिर्फ आपने क्या किया, एक या दो बेसिस लिए, एक या दो कैरेक्टर लिए और उनके बेस पे आपने क्लासिफाई कर दिया, तो हेटेरोजेनिटी मेंटेन रहेगी, होमोजेनिटी आएगी नहीं। तो वो बेसिकली प्रिमिटिव टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते थे, उनको बोला गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। और एग्जांपल आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का क्या है, लीनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसको पहले कॉपी कर लो, मैं इसको इरेज करके 1 बाय 1 लिखाता हूं। हो गया सर। ओके, आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है। पहला पॉइंट लिख दो, ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड based on only few, और few का मतलब है 1 आर कैरेक्टर्स, ठीक है, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स। पहला पॉइंट तो इसका ये बनता है। दूसरा क्या है कि एग्जाम्पल जो इसका है वो है लीनियस का लीनियस, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियस, ठीक है। यस सर। अच्छा, जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन था उसमें जब लीनियस ने प्लांट को क्लासिफाई किया, ठीक है, तो प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने क्या किस पे किसके बेस पे क्लासिफाई किया, सेल वॉल के बेस में ना, मोर्टालिटी की बेस में, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ये पूछा गया है और आपके एनसीईआरटी में दिया भी है, पढ़ा कि नहीं तुमने, चैप्टर नहीं स्टार्ट किया होगा अभी, हाँ। बेटर होगा कि आप साथ साथ एनसीईआरटी रखें, तो मैं थोड़ा थोड़ा अगर आपको हिंट देता जाऊंगा तो उससे आपका एनसीईआरटी जो है साथ साथ होता जाएगा, इसके बाद आप बहुत तेज से इसको। तो आप देखो यहाँ पे जो पहला चैप्टर है, जहाँ पे जिससे फर्स्ट पेज है जो चैप्टर का, उसमें लास्ट पैराग्राफ पे देखो, वहां पे लिखा हुआ है कि अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, लास्ट पैराग्राफ का 3rd लाइन, ठीक है, द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन
used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of the leaves. ठीक है, तो जो बेसिकली स्टार्टिंग में जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए, उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी पे ध्यान दिया। क्यों मॉर्फोलॉजी पे ध्यान दिया, इसका रीजन समझ में आता है तुम्हें? क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं डेवलप थी, और जब टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं होगी तो जाहिर सी बात है उसको जो दिख रहा है उसी पे बेस करेगा ना वो। जो क्लासिफिकेशन होगा हाँ सर। उसी पे बेस करेगा। इसके पहले जो जो ये बोल लो फिलासफर बोल लो या समवट साइंटिस्ट बोलो, वैसे फिलासफर ही बोलोगे, कि जो अरिस्टोटल्स थे जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ ज्योलॉजी कहा गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है क्या कहते हैं सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को ही तो देखा था उन्होंने, ठीक है, और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे समवट थोड़ा सा साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था। जब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जो है थोड़ा बहुत जो साइंटिफिक है जो है एंशिएंट टाइम में, तो वो तो जो है अरिस्टोटल थे, बट अगर आपसे बोल दिया जाए कि कंप्लीट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन या ओनली कर दिया जाए कि साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, तो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन थे जिन्होंने? लीनियस थे, ठीक है। इन्होंने कुछ कैरेक्टर्स बिल्कुल जो है क्या कहते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर थे उनके पास में, उनके बेस पे कंप्लीट साइंटिफिक बातें की, ठीक है। उन्होंने फिलॉसफी इस पे नहीं डाली, उन्होंने कंप्लीट साइंटिफिक बातें की, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ उनके जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे। ओके, तो प्लांट को जब ये क्लासिफाई कर रहे थे तो उन्होंने रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स लिया, और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स में कौन सा? एंड्रूसियम। तो मैं कहाँ पे यहाँ पे बता रहा था, उसके आगे वाली लाइन पे देखो कि दे वर बेस्ड मेनली ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और ऑन द एंड्रूसियम स्ट्रक्चर, और उसके इन ब्रैकेट में लिखा है सिस्टम गिवन बाय लीनियस। दिया है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन पूछा जा चुका और बच्चों को लगा होगा कि कहाँ से पूछा गया। तो जो प्लांट को जब उन्होंने क्लासिफाई किया तो लीनियस ने जो है क्या कहते हैं बेसिकली रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे प्लांट के क्लासिफिकेशन के दौरान, और उसमें स्पेशली एंड्रूसियम की बात की थी, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे बनता है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट गेव इक्वल वेटेज फॉर ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर को इसमें क्या दिया गया? इक्वल वेटेज दिया गया। जबकि अगर आप प्लांट्स की बात कर रहे हो, क्योंकि प्लांट्स पढ़ ही रहे हो यहाँ पे, तो अगर तुम प्लांट्स की बात करते हो तो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, इनमें चेंजेस जल्दी आते हैं इन कंपेयर टू रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। तो ध्यान में रखना ऑलवेज, ये जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं दे आर मोर कंजर्व इन नेचर, मोर कंजर्व इन नेचर। नेचर भी ज्यादा कंजर्व है, ठीक है। इनमें जो चेंजेस आते हैं वो क्या होंगे? स्लो चेंजेस होंगे। एवोल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो चेंजेस होंगे वो कैसे होंगे? स्लो और चेंजेस। स्लो। और ये जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं दे आर इजीली अफेक्टेड, easily affected by environment and therefore इनमें जो कंजर्वेशन है वो कम, ठीक है, कंपैरेटिवली चेंज फास्ट। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है।
हो गया? हाँ सर। थोड़ा रुक जाइए। अच्छा अच्छा, कितने बच्चे हैं भाई अभी? सर वो लास्ट में आपने क्या लिखा, इजीली अफेक्टेड बाय कंपैरेटिवली, रुको दोबारा लिखो, ये वाली ना। हाँ हाँ कंपैरेटिवली चेंज फास्ट। सर, इसका तेजी से मतलब चेंज सर होता एक है, बार बता दीजिए। तेजी से चेंज होते हैं, मतलब कि जो एनवायरनमेंट, जैसे एनवायरनमेंट चेंज होगा, जैसे अगर अब मैं बात कर दूं नॉर्थ इंडिया की, तो वहां पे आपको 3 वेदर्स मिलेंगे पूरे साल में, ठीक है, ठंडी, गर्मी और बरसात का। तो जिस तरह से वेदर में चेंज आएगा, तो इस वेदर के चेंज का उनके ऊपर इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। या ये मैं बोल दूं कि तुम एक प्लांट है, उसको आप यहाँ से जो है क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया है, और उससे उठा के उसको आप कहीं टेम्परेट रीजन पे ले जाते हो, तो उसके अंदर जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में धीरे धीरे करके चेंज आ जाएगा। बट जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हैं वो बेसिकली क्या रहेंगे, वो ज्यादा कंजर्व रहेंगे, क्योंकि ये ज्यादातर टाइम पे एनवायरनमेंट के साथ में जो है अडॉप्ट करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ओके ओके सर, इसलिए ही सर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर को ही लिनियस ने लिया था। बच्चे, अब लिनियस ने डेफिनेटली उसने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है, यही एक रीजन रहा होगा। बट एक एक कोई ये नहीं बोल सकते, मतलब तुम हार्ड एंड फास्ट नहीं बोल सकते हो कि लिनियस ने यही लिया होगा, क्योंकि मैं बताता हूँ तुम्हें कि हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ सर। बुक्स में क्या लिखा गया है वो पूरा नॉलेज दे नहीं रहा है, बुक्स में उतना ही दे रहा है जितना तुम्हें जरूरत, ठीक है। तो हाँ, जब आप उसका ओरिजिनल रिसर्च पेपर पढ़ोगे, जो कि कोई पढ़ता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? हाँ 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 सर, ठीक है, ठीक। हो गया? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलो अब दूसरा कैटेगरी देखते हैं। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में कितना एफिनिटी है, ठीक है। एफिनिटी का मतलब है कि एक हिसाब से बोल सकते हो कि कितना क्लोजनेस है, कितना सिमिलर है वो, ठीक है। उसके बेस पे बेसिकली जो है क्या कहते हैं, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, या आप बोल सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो जो बेसिकली जो नेचुरल एफिनिटी है, इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, उसको वो मेन बेसिक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ पे है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं लिए गए, जितने भी नोन कैरेक्टर्स थे, वो चाहे एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हो, चाहे इंटरनल कैरेक्टर्स हो, चाहे साइटोलॉजिकल हो, चाहे बायोकेमिकल हो, ठीक है, जितने भी टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते थे, मैक्सिमम कैरेक्टर नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कोशिश किया गया कि उनको बेस बना के क्लासिफिकेशन किया जाए। उससे क्या होगा, ताकि जो है जितने ज्यादा कैरेक्टर्स आप लोगे, जितना जो है ऑर्गेनिजम्स के जो इंटर रिलेशनशिप है उनको आप जो है ध्यान में रख के क्लासिफिकेशन करोगे, उतना होमोजीनियस बनेगा। मतलब होमोजीनियस का मतलब क्या है
कि जो डिफरेंट ग्रुप्स आएंगे क्लासिफिकेशन के बाद वो बिल्कुल एक ही जैसे होंगे। उनमें उनमें इस तरह से नहीं होगा जैसे लीनियस के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में था कि ऑटोट्रॉप को हेटेरोट्रॉप्स पे रख दिया गया, साथ में रख दिया। ठीक है, तो वो तो जमीन आसमान का फर्क हो गया ना, वो बहुत मतलब मतलब सर सिमिलरिटीज, बेसिक सिमिलरिटीज। हाँ, तो यहाँ पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो है क्या कहते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए एक ग्रुप में जो काफी ज्यादा सिमिलर थे। ठीक है, स्टिल कोई नेचर से तो क्लासिफिकेशन हुआ नहीं है, स्टिल जो है बहुत सारे वेरिएशन रहते हैं, बट हम अपनी स्टडी के लिए, ताकि हमारी जो स्टडी है वो इजी हो जाए, उसके लिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सपोज टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन। ओके, तो मैं क्या लिखाने जा रहा था कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचुरल affinity, इसमें इन ब्रैकेट में देना इंटर रिलेशनशिप, इंटर between organisms। ठीक है, जो नेचुरल एफिनिटी है ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो जो है क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेचुरल एफिनिटी भी मैंने बता Yes, दिया sir. कि अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरल एफिनिटी क्या है, तो आप बोलोगे सीधे कि जो इंटर रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एफिनिटी बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लो कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या सिस्टम consider the large number of characters such as external characters, internal characters, psychological evidences, biochemical evidences, जितने भी पॉसिबल थे, एक्सेट्रा, जितने भी पॉसिबल, जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर में आपका एनाटॉमी हो गया, ठीक है, आप इंटरनल में तो ना ही रखो, एक इधर लिख लो एम्ब्रायोलॉजी, आपका एम्ब्रायोलॉजी, ठीक है। इवन समटाइम्स कुछ साइंटिस्ट ने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन सब कैरेक्टर्स के साथ साथ कुछ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी प्लेस दिया है, ठीक है, साथ में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी चांस दिया है क्लासिफिकेशन करते समय, ठीक है, पर वो कंप्लीट नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं कहलाएगा। मैंने शायद ये बात पिछले दिन भी बताई थी आपको। हाँ सर, व्हिटेकर में ही आपने बताया था। व्हिटेकर में बताए थे सर। यहाँ जहाँ बायोकेमिकल एविडेंसेस लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखो फाइटोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये सारा बात प्लांट की कर रहा था और एनसीईआरटी उस तरह से प्लांट के रिस्पेक्ट में ही लिखता है, तो ये कॉपी कर लो, हम आगे बढ़ेंगे। डन सर। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेंथम एंड हुकर, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए अपना क्लासिफिकेशन दिया। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स
by Bentham, George Bentham and Dalton Hooker। तो जो बेंथम एंड हुकर का प्लांट क्लासिफिकेशन है, दैट इज द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे बढ़े, तीसरे कैटेगरी पे पहुंचते हैं। हो गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Phylogenetic system of classification। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं लिखना है। दिस इज बेस्ड ऑन evolutionary relationship। ठीक है, जो evolutionary relationship है between organisms, उसको कंसीडर करोगे आप फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए। इसमें एजम्पशन क्या माना गया है? This system of classification assume that क्या assume कर रहा है बताओ? belongs to the same taxa have common कि जो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रखे गए हैं उनका एंसेस्टर क्या है? same कॉमन एक ही है। एंसेस्ट्री। ठीक है, सेम टैक्सा है और ये क्वेश्चन के फॉर्म में लाइन होती थी इस तरह से एनसीईआरटी से। ठीक है, कि द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। ध्यान रखना है। हो गया? हाँ सर। yes ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके ये जो बेसिकली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये तो ब्रॉडली मतलब जो भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आए वो ब्रॉडली इन कैटेगरीज पे फिट बैठ गए। ओके, एक मिनट इसका जरा मुझे एक एग्जांपल देना था। साथ एंगलर एंड फ्रंटल का जो क्लासिफिकेशन है दैट इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मुझे थोड़ा टाइम रिसर्च करना पड़ेगा, मेरे दिमाग में नहीं है एग्जैक्ट। हाँ सही है, एंगलर एंड फ्रंटल का जो क्लासिफिकेशन है इसके बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन
यूज की गई इनपुट टैक्सोनॉमी का नाम दिया हुआ है टू रिजॉल्व द डिफिकल्टीज ड्यूरिंग टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, मैं पेज नंबर बता देता हूँ आपको। सेकंड पेज पे उस पे जाओ, सेकंड पेज पे इस लाइन को बहुत अच्छे से तो पढ़ो आप। एग्जाम्पल में आपने क्या लिखा है? क्या बच्चे? हेलो, एक मिनट होल्ड करना बच्चे, एक मिनट होल्ड करना। हाँ बोलो। तुम्हारा आवाज कुछ कट रहा है एक्चुअली। सर वो एग्जाम्पल में क्या? अच्छा, एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा है आपको? ठीक है, एंगुलर एंड फ्रंटल, क्या ये विजिबिलिटी में कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर नहीं सर, ठीक है। एंगुलर एंड फ्रंटल थे, इतना इतना एनसीईआरटी में दिया नहीं है, मैंने तो इसलिए लिखा दिया कि कई बार ना कहो एग्जामिनर का एक स्टेप थोड़ा सा एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाने की कोशिश करे, क्योंकि ये इजी चीज है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने लिखा दिया। यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत डिटेल नहीं दिया हुआ है इसके बारे में। और एक चीज और भी याद रखना बच्चे, कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये मत सोचना कि मैं बहुत एनसीईआरटी पे फोकस हूँ, मुझे वही पढ़ाना चाहिए और मैं वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं एनसीईआरटी को तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टिल मैं 10 to 15% डेटा एनसीईआरटी के बियॉन्ड ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि कई बार एक आध दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन वहां से उठा लेता है। मतलब आउट ऑफ 90 क्वेश्चन या आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाता, ये भी है। हाँ, एनसीईआरटी को वो घुमाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की जो लाइनें हैं उनको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करेगा, उनसे क्वेश्चन बना सकता है। तो इसी वजह से मैं चीजों को बहुत लाइन बाय लाइन लेके चल रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि ये तो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, मैं बहुत सही पढ़ा रहा हूँ और यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो पढ़ा रहा हूँ उसी के अंदर से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के चीजों को ज्यादा इधर उधर पढ़ने की कोशिश मत करना कि अरे फलाने मॉड्यूल में ये दिया है, फलाने मॉड्यूल में दिया है, वो दिया, सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। उस पर फोकस मत करो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे फोकस करो आप। ओके, और जितना पढ़ा रहा हूँ उतने पे मेरा जो है ना एक डायलॉग है, क्या, कम पढ़ो पर बार बार पढ़ो। तो उससे तुम्हें जो है ना जितना पढ़ा है उससे जो भी चीज आएगी वो तुम सॉल्व कर लोगे। पर तुम अगर ज्यादा पढ़ोगे तो बार बार तो पढ़ ही नहीं पाओगे, ज्यादा पढ़ रहे हो तो। और अगर बार बार नहीं पढ़ पाए, मतलब रिवाइज नहीं हुआ, तो किसी काम के नहीं रहोगे। अच्छा चलो छोड़ो, अभी हम अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था कि आप प्लांट किंगडम का जो पेज नंबर सेकंड पेज है उसमें आप जो है सेकंड पैराग्राफ पे जाओ, वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है और उससे क्वेश्चन पूछा गया है। मैं उस लाइन पे इसलिए फोकस करवाना चाहता हूं क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। देख रहे हो आप लोग? यस हाँ सर। सर। ठीक है, आप फोर्थ लाइन पे जाओ, वहां पे लिखा है वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेस टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टी इन क्लासिफिकेशन। तो मैं यहाँ पे लिखाने जा रहा हूं कि टू रिजॉल्व डिफिकल्टी, टू रिजॉल्व difficulty in taxonomic problems, several informations are used। उसमें से कौन कौन सी वो है बताओ पहले। एक है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। बताओ न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है?
न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में बच्चे क्या है ना कि Using कंप्यूटर का यूज computer. क्या बच्चे Using computer based on the कंप्यूटर observable का characteristics. यूज किया जाता है। और कंप्यूटर देखो कंप्यूटर का यूज किया जाता है ताकि आप इतना सारा डेटा है, उतने सारे डेटा को तुम आप मैनुअली प्रोसेस नहीं कर सकते, मैनुअली प्रोसेस नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, विद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी उन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स थे, ढेर सारे कैरेक्टर्स थे, उन कैरेक्टर्स को कोड क्या लिखा है आपने? Several informations are यूज ये to resolve difficult taxonomy. जी सर, thank you. several informations are used, for example numerical taxonomy। बहुत पीछे चल रहे हो तुम। जी सर, ये डेटा में कुछ प्रॉब्लम है सर, आज इसलिए नेटवर्क सही नहीं है मेरा। हाँ तुम्हारी आवाज से भी लग रहा है, क्योंकि आवाज कट रही है तुम्हारी, मुझे थोड़ा डिफिकल्टी भी हो रही है समझने में, बट स्टिल वीडियोस बच्चे शाम तक आ जाता है, तो इतना पैनिक मत हो, अभी समझ जितना कोशिश कर सकते हो उतना करो। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में या इस तरह से लिख लो कि परफॉर्म with the help of computers, with the help of computer, ताकि क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जो डेटा का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, और उसकी वजह से जो है क्या कहते हैं कंप्यूटर्स के यूज किए जाते हैं। साइंटिस्ट ने जो है एक लॉजिक क्रिएट किया और लॉजिक को जो है ना सॉफ्टवेयर में चेंज कर दिया। अब उस सॉफ्टवेयर में खूब सारे जो है कैरेक्टर्स यहाँ पे रखे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स आर असाइन्ड विद 0 and 1, ठीक है। इसके लिए कैरेक्टर्स के लिए क्या असाइन कर दिए गए, कोड 0 and 1 कोड, ठीक है। हर एक कैरेक्टर, या इस तरह से लिखो ईच कैरेक्टर लिख दो बच्चे जरा सा, ईच कैरेक्टर्स आर असाइन्ड विद 0 and 1 कोड। ओके, Yes, sir. एंड देन डेटा आर प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद फिर डेटा को प्रोसेस किया गया, तो वो एनसीईआरटी में देख लेना, मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है वो मैंने बता दिया। एक और चीज इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के केस में कि यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इन कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया गया हुआ है, ठीक है। तो ये भी लिखा देता हूं कि ऑल द कैरेक्टर्स हैव इक्वल वेटेज, इसी में लिखना, ठीक है। ऑल द कैरेक्टर्स have equal weightage। मतलब यहाँ पे इस तरह नहीं किया गया है कि किसी करेक्टर को जो है क्या कहते हैं आप ज्यादा वेटेज दे दो और किसी को कम दे दो, वैसा कुछ नहीं है। जितने लार्ज नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर्स यहाँ पे होते हैं और उन थाउजेंड्स ऑफ करेक्टर को आप इक्वल वेटेज देते हैं, ठीक है। और चूंकि डेटा कंप्यूटर से परफॉर्म हो रहा है, तो चाहे साइज कितना भी बड़ा हो और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक और चीज है कि जब साइज आपके पास कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा है, तो जो एक्यूरेसी होगी क्लासिफिकेशन की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। और इसीलिए तभी परफॉर्म करते हैं। जैसे हमको पता चला कि कोई दो स्पीशीज है एक्स एंड वाई, ये जो है क्या कहते हैं, मान लो कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं एक्स एंड वाई। अब ये आपस में बहुत क्लोज हैं, बट स्टिल दे हैव सम डिफरेंसेस। क्लोज है बट स्टिल दे हैव सम डिफरेंसेस। आप इनको स्पीशीज नहीं डिक्लेयर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे, उसके अंदर के जितने कैरेक्टर्स होंगे उनको आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी के थ्रू प्रोसेस करोगे, एंड फिर आप देखोगे कि ये कहाँ पे किसके साथ में सेट बैठेंगे,
ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आपको वो जो टेक्सोनॉमिक डिफिकल्टी आ रही है प्लेस करने में ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में, उसमें हेल्प कर देगी, उसमें आपको क्या कर देगी, टेक्सोनॉमिक डिफिकल्टी को जो है क्या कहते हैं, इजी डिफिकल्टी को जो है खत्म कर देगी, हेल्प कर देगी क्लासिफिकेशन में। ओके Yes, sir. अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखना कि जो हमारे क्लासिफिकेशन है, उन क्लासिफिकेशन का ऑलवेज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा रहा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब आप क्लासिफाई करने गए हो, तो जो फॉसिल्स एविडेंसेस हैं, ठीक है, फॉसिल एविडेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं ड्यूरिंग क्लासिफिकेशन, स्पेशली जब आप एंसेस्टर्स को फाइंड आउट करना चाहते हो। भाई कभी ना कभी तो अगर सपोज कर लो कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म 1 से 2, मतलब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6 इस तरह से जनरेशन आती चली गई, ठीक है। तो आप जब आप देखोगे कि बाद में फिर एक से ही कई सारी ब्रांचेस निकल आए, एक से ही कई सारे ब्रांचेस निकल आए, ठीक है। तो ये आप 4th को पाने की कोशिश करो। फिर हो सकता है कि जब 3 से 4 बन रहा था तो यहाँ पे भी कई सारी ब्रांचेस थी, फिर हो सकता है कि जब ये बन रहा था 3 तो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस थी। तो जब आप धीरे धीरे करके पीछे चलोगे तो माइट बी चांसेस कि यहाँ पे जो एविडेंसेस हैं, यहाँ पे तो ये फॉसिल्स ही होंगे, एक्सटिंक्ट हो चुके होंगे, ठीक है, इतने टाइम में ये एक्सटेंट हो चुके होंगे। तो जब आप फॉसिल्स एविडेंसेस आपको नहीं मिलेगी तो आप फिर क्या करोगे, यहाँ वाले ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए आप न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का हेल्प लोगे। अगर तो आपको फॉसिल्स एविडेंसेस मिल गए तो आप इजीली जो है क्या कहते हैं क्लासिफाई कर पाते हो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि फॉसिल्स बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वगैरह जो है, ये जो टेक्सोनॉमिक डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट इंफॉर्मेशंस हैं हमारे पास में, ये स्पेशली तब हेल्पफुल हो जाती हैं especially when there is no fossils support या fossils evidences। मुझे लग रहा है कि कोई डाउट नहीं दिमाग में हो रहा होगा, कि हो रहा है कोई डाउट जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं? ठीक है, No, sir. हाँ सर। ये भी लिख लो कि in case of numerical taxonomy, numerical taxonomy, hundreds of characters can be studied a single time। hundreds का thousands भी हो सकते हैं, ठीक है। hundreds of characters can be studied in single run, एक ही बार में, सिंगल टाइम, ठीक है। एक ही टाइम में आप इतने कैरेक्टर्स को स्टडी कर सकते हो, जबकि मैनुअली ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है साइटोटैक्सोनॉमी, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी, तो ये जो साइटोटैक्सोनॉमी है, इट इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, और ये साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी कहाँ से है भाई, जब ये साइंटिस्ट या क्लासिफिकेशन जब ये डेवलप ही हो रहा था तो उस समय हमारे पास बहुत टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं था। आज की डेट पे आपके पास में बहुत सारे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। तो उनकी हेल्प से आप पता लगा सकते हो कि आपका क्रोमोसोम, मतलब आपकी जो सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है, उनका जो नंबर है, उनका जो शेप है वो किस तरह का दिखता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको साइटोलॉजिकल
इंफॉर्मेशन की जो है फ्रेम में ली जाती हैं और ये साइटोटैक्सोनॉमी का पार्ट बन जाती हैं। ठीक है, Yes, sir. ठीक है, तो लिख दो बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम नंबर, structure and behavior. आगे बढ़े बच्चे? हाँ सर। कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट। जो प्लांट्स के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ऑफ प्लांट। अब अगर जो बच्चे 12th पास आउट है, मैं उनकी अगर बात करूं तो आपने जब इकोलॉजी 12th में इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है बायोडायवर्सिटी, वहां पे आपने पढ़ा होगा एक केमिकल है रिजरपाइन। पढ़ा है कि नहीं बच्चे, याद है किसी को? ये जी सर। ठीक है, एग्जैक्टली याद नहीं है, राउल्फिया है प्लांट, वहां से रिजरपाइन मिलते हैं। तो राउल्फिया की बहुत ढेर सारी वैरायटीज हैं जिनसे डिफरेंट टाइप की रिजरपाइन्स जो है मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के, और उनको इस रिजरपाइन के बेस पे क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो ये टैक्सोनॉमिक डिफिकल्टी को ईज कर रहा है कि नहीं? टैक्सोनॉमिक डिफिकल्टी को रिमूव करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं? ठीक है, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो डिफरेंट प्लांट्स में प्रेजेंट है, कई बार क्या हो जाता है ना, स्पीसीज तो सेम है, स्पीसीज सेम है, स्टिल कुछ वैरायटीज में कोई पर्टिकुलर केमिकल निकलता है, कुछ में नहीं निकलता है, तो वो भी देखो सॉल्व कर देता है डिफिकल्टी। ठीक है, आप उसको कैटेगराइज कर सकते हो कि इस स्पीसीज के अंदर इस तरह की जो है कोई वैरायटी प्रेजेंट है। ठीक है, क्रॉप में, प्लांट्स के केस में कल्टीवर बोलते हैं जनरली, ठीक है, या वैरायटीज भी बोल देते हैं, पर आज की डेट पे सब कल्टीवर यूज करते हैं फॉर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द प्लांट। स्पेशली जब आप बात करते हैं क्रॉप्स वगैरह की, जो ऐसे प्लांट्स जो क्रॉप के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है, मतलब क्रॉप के फॉर्म में ग्रो कराए जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कीमोटैक्सोनॉमी है वो वाला पार्ट हमने क्या कर लिया है, फिनिश कर लिया, मतलब कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से जितनी भी चीजें थी वो मैंने फिनिश कर दी है। ओके, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो मैं आपको उससे पहले मैंने आपको बोला था यहाँ से मुझे वैसे तो स्टार्ट करना चाहिए एल्गी, पर मैं एल्गी स्टार्ट नहीं करूंगा। मैंने आपको पीछे से एक चीज बोली थी कि जो फ्यूजन है या फर्टिलाइजेशन के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ सर। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन है तो ये मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही फ्यूजन होता है। इसी फर्टिलाइजेशन को चाहे फ्यूजन बोल लो और चाहे क्या बोल लो, सिनगेमी। ठीक है, सिनगेमी। तो 3 टाइप्स के फर्टिलाइजेशन है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ध्यान में रखना। कौन कौन से हैं बच्चे? एक है आपका आइसोगेमी, आइसोगेमी, दूसरा है आपका एनाइसोगेमी, एनाइसोगेमी, और तीसरी कैटेगरी है आपकी ऊगेमी। ओगेमी। ऊगेमी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान में रखना कि जब आप एवोल्यूशनरी इसका हिस्ट्री शो करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन, ठीक है, एडवांसमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब कहने का ये एवोल्यूशनरी ट्रेंड में बता रहा हूँ, एवोल्यूशनरी ट्रेंड। बच्चे किसी को दिख रहा है कि नहीं? आप ये बेटा, आपको दिक्कत हो रही थी, दिख रहा है कि नहीं?
एवोल्यूशनरी ट्रेंड, आई थिंक सी लेफ्ट। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड में जो है आपको आइसोगेमी सबसे प्रिमिटिव है और ये क्या है, दिस इज मोस्ट एडवांस्ड। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, अब हम आइसोगेमी, एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। आगे बढ़े। हाँ सर। तो आइसोगेमी बेसिकली जो है आपका क्या है, ये फ्यूजन है बिटवीन सिमिलर गैमीट। ठीक है, अगर गैमीट बिल्कुल ये इस तरह से लिखो, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ऑफ सिमिलर साइज के रिस्पेक्ट में बात हो रही, सिमिलर साइज मतलब कहने का कि अगर मैं बोल दूं कि एक गैमीट ये है, दूसरा वैसे ही सिमिलर है, अब इनके बीच में अगर फ्यूजन होता है तो चूंकि ये सेम है, बिल्कुल सिमिलर है, तो ये जो फ्यूजन होगा ये आपका क्या कहलाएगा, आइसोगेमी। आइसोगेमी। ठीक है, और इनके फ्यूजन से तो ऑलवेज क्या बनता है, जाइगोट बनता है। कोई डाउट? नहीं नो सर। सर। नहीं सर। एग्जाम्पल बताओ। क्लामाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास। बच्चा एक चीज बताता हूं तुम्हें, जो क्लेमाइडोमोनास की डिफरेंट स्पीसीज हैं उनमें ऑल 3 टाइप्स का फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा और जितनी भी टाइप की सिनगैमी है देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्लेमाइडोमोनास की कोई स्पीसीज है जहां पे ये पाया जाता है, कोई स्पीसीज है जहां पे आपको आइसोगेमी देखने को मिलेगा। ध्यान में रखना मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे बताओगे मैंने अभी अभी क्या बोला? हाँ सर, क्लामाइडोमोनास के जो डिफरेंट स्पीसीज है उनमें से ये तीनों टाइप देखा जाता है, आइसो, एनाइसो और ऊगेमी। हाँ, तो यहाँ पे अगर लिखना बच्चे इस- इतनी डीप पूछेगा नहीं, एनसीईआरटी ने इतना ही लिखा है, वैसे मैं लिख देता हूँ कि कौन सा स्पीसीज है, डिपेरिनम या डिपेराइनम बोल लो इसको, ये स्पीसीज, ठीक है, जिसने आपका ये आइसोगेमी पाया जाता है। इतना डीप में नहीं पूछेगा, इतना ही पूछेगा। इवन आपसे वो ये भी नहीं बोलेगा कि क्लेमाइडोमोनास की कितनी वैरायटीज हैं जो है क्या कहते हैं, जिनमें बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के वो पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ ये स्टेटमेंट जरूर पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा एल्गी है जिसमें ऑल 3 टाइप्स के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है, तो वो मैं लिख दे रहा हूँ कि क्लेमाइडोमोनास सोच all types of syngamy या all types of fertilization। ठीक है, जितनी भी हम यहाँ पे देख रहे हैं आपको वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। ओके, हाँ सर। ठीक है, तो अब सॉरी एनाइसोगेमी में चले, इरेज कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। एनाइसोगेमी ये क्या है, फ्यूजन बिटवीन गैमीट्स ऑफ, क्या लिखूं, डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज के जो गैमीट है अगर उनका फ्यूजन हो रहा है तो आप बोलोगे कि
एनाइसोगेमी हो रही है। जैसे यहाँ पे ये मैं बना दूं एक गैमीट और दूसरा मैं गैमीट ये बना दूं, देख के ही पता चल जाएगा आपको कि ये बेसिकली कौन सी कैटेगरी है। एनाइसोगेमस। ठीक है, एनाइसोगेमस। ध्यान में रखना है इस तरह से। एक और इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि जनरली जो बिगर है, बिगर गैमेट या लार्जर लिखो, बिगर टर्म सही नहीं लगता है यहाँ पे, लार्जर गैमेट वो क्या होगा? फीमेल। फीमेल गैमीट। फीमेल होगा। और जो स्मॉलर है, जनरली मैंने पहले लिख दिया है, ठीक है, मतलब कि एक्सेप्शन एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो क्या होगा? मेल होगा। मेल गैमीट। आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो इसको फटाफट। हाँ सर, हो गया। एग्जाम्पल लिखो बच्चे जरा। सर यूडोर्निया। क्या बच्चे? यूडोर्निया। नहीं, वैसे तो मैं क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज ही लिखाता होता था, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज ही है इसमें, जहां पे कि क्या कहते हैं आपका एनाइसोगेमी है, तो चाहे तो लिख दो क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज ही लिख दो। बहुत ज्यादा मतलब स्पीसीज का नाम लिखाने का कोई मतलब नहीं है। क्लेमाइडोमोनास ब्रूनी है, बट स्टिल छोड़ दो, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दो क्लेमाइडोमोनास स्पीसीज, जैसे मैंने अभी लिखा था। हाँ सर। चलो, कितना टाइम हुआ बच्चे? सर 11:06। अच्छा, 11 6. सर 6। ऑलमोस्ट टाइम तो हो गया है, बट स्टिल कोशिश करता हूँ। One motile and smaller, and other one non-motile and larger in size। ये कंडीशन मतलब कहने का ये कुछ इस तरह से, ये आपका मेल हो गया, फ्लैजिला है, दैट मीन्स की मोटाइल है, स्मॉल साइज है, और ये जो है आपका फीमेल हो गया, कैसा है? नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल और लार्ज। Large. लार्ज है, ठीक है। ये क्या है आपका? मोटाइल है एंड स्मॉलर है, ठीक है। और ये एक्चुअली है क्या? मेल। तो इनके बीच में जब फ्यूजन होगा तो ये कैटेगरी आपकी क्या कहलाएगी? उगेनी, ठीक है, ये उगेनी कहलाएगी। एग्जाम्पल लिख दो, वॉल्वैक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वैक्स एंड फ्यूकस। यस सर। अच्छा, एक और चीज देख लेते हैं कि जो आइसोगेमस है, आइसोगेमस में समटाइम्स मोटाइल एंड नॉन मोटाइल दोनों होते हैं, ठीक है। तो ये जरा कॉपी लिख दो, मैं आइसोगेमस में नोट डाल के लिखा देता हूँ। हो गया होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। तो आप नोट डाल के लिख दो
आइसोगेनस में दो कैटेगरी हैं, ठीक है। अगर फ्यूजन हो, फ्यूजन बिटवीन मोटाइल गैमीट्स, ठीक है, और विद सिमिलर साइज, विद सेम साइज, मतलब सेम टर्म यूज नहीं करना चाहिए, करना चाहिए सिमिलर ही, विद सिमिलर साइज। इसका एग्जांपल लिख लो, वही क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में मोटाइल को क्या रख रखा है, फ्लैजिलेटेड, की यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। और अगर दूसरा ऑप्शन बना दो, फ्यूजन ऑफ नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब है नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है, गैमीट्स ऑफ सिमिलर साइज, साइज क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। सिमिलर साइज। तो इसका एग्जांपल लिख दो आपका स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ध्यान में रखना बच्चे। और इससे एक इसमें से कोई एक पूछा गया, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। हाँ सर। थैंक यू सर। वेलकम। Okay, sir.